अब आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास में जरा नेताजी का चश्मा दिखाना चाहता हूं। एक पहले यहां दिखाइएगा जरा चश्मा नेताजी का। अब आप कहेंगे नेताजी के चश्मे में खास बात क्या है, तो नेताजी का चश्मा अपने आप में यूनिक है। अच्छा, जब तक यहां देते हैं मैं ही बनाता हूं, मेरी ड्राइंग का ये लोग टेस्ट लेते हैं। अगर ये देखिए, ये चश्मा है, ये चश्मा है, और अगर ये नेताजी का चश्मा है, नेताजी का चश्मा, अब इस पे कोई निबंध लिखने बोलेगा तो आप मेरी वाली लाइनें चुरा सकते हैं जो अभी मैं बोलने वाला हूं। नेताजी के चश्मे में एक तरफ है जाति, इस वाले से आंख से उनको सिर्फ जाति दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ जो थर्ड वेव है उस पर उनको कुछ नहीं दिखता। वैक्सीनेशन है, उस पर उनको कुछ नहीं दिखता। बाढ़ की समस्या है, जीरो, नहीं दिखती। बेरोजगारी नहीं दिखती। तो मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये वाला चश्मा पूरा ढका हुआ है, इसको जैसे एक तरफ काला नहीं होता है। तो अब आपको अगर मेरी खराब ड्राइंग से अच्छी वाली ग्राफिक्स में लेकर आऊं तो ये स्थिति है कि एक तरफ तो जाति का चश्मा है, मतलब एक तरफ से जाति दिखती है बड़ी बड़ी, लेकिन कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी, पलायन, ये सब उनको नहीं दिखता। और ये क्यों कह रहा हूं आज आपको बताता हूं। बिहार के 10 दलों के नेता आज पीएम से मिलने आए, बहुत अच्छी बात, आइए। सीएम नीतीश कुमार थे, बहुत अच्छी बात, आए आप। उसके साथ तेजस्वी यादव थे, जो चाचा भतीजे की लड़ाई टेलीविजन बाइट्स में ऐसी चलती है जैसे लगता है कि एक दूसरे का राजनीतिक तौर पर वो खत्म ही कर देंगे एक दूसरे को। आज चाचा भतीजा साथ आ गए, दूसरे नेता भी साथ थे। आपने ये तस्वीर आखिरी बार कब देखी थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यूं साथ में चलते हुए आए हो किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, कुछ बात करने के लिए? नहीं, ये लोग बिहार में बाढ़ के संकट पे बात करने नहीं आए थे, कभी नहीं आए। बिहार में बाढ़ का संकट इतना बड़ा है कि बिहार में हर साल करोड़ों की तबाही मचती है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कभी साथ में नहीं आए पीएम से मिलने। पलायन का संकट है, मैं खुद बिहार से हूं, हम लोग सब लोग अच्छी नौकरी की तलाश में लालू यादव के राज से लेकर आज भी लोग बाहर घूमने, बाहर चले जाते हैं। पहले के मुकाबले थोड़ा कम होगा, लेकिन पलायन पर चिंता करने इनमें से कोई नहीं आया। कोरोना का संकट था बिहार में, ना तेजस्वी साथ आए हाथ पकड़ के चाचा के, ना चाचा तेजस्वी का हाथ पकड़ कर आए। वैक्सीनेशन का संकट था, ना, नहीं आएंगे। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नहीं जाएंगे। इन मुद्दों पर साथ नहीं आए, लेकिन साथ आए किस मामले पर? जाति के नाम पर। इनको कास्ट सेंसस करवाना है, यानी किस जाति के कितने लोग बिहार में हैं, किस जाति के कितने लोग देश में हैं, इनको संख्या जाननी है और जातियों की गिनती करवानी है। इसलिए साथ भी आ गए, पिछला सब भुला भी दिया और पीएम के साथ 40 मिनट बात की। अब ये कैसे साथ आए, क्यों इनको जाति दिखती है और बाकी चीजें नहीं दिखती, उसके पीछे का राजनीतिक समीकरण क्या है, आज आपको इस क्लास में वो समझाऊंगा। लेकिन पीएम से मिलने के बाद दोनों बगल बगल खड़े होकर क्या बोले, पहले वो तो सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ। नीतीश, एक बात आज की मुलाकात से ये मतलब समझा जाए कि इसका असर सरकार पे नजर आएगा और अगला सेंसेक्स भी शामिल कर लिया जाए। हम लोग सब लोगों की बात ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना, तो जब ध्यान पूर्वक सुना है, समय दिया है, तो निश्चित रूप से इस बात पर गौर करेंगे। निर्णय लेने का तो अधिकार उनका। आखिर क्या वजह हो रही कि सरकार देरी कर रही है या जानबूझ के डिले किया जा रहा? अब ये तो हम नहीं कह सकते ना, हम लोग को तो जब मालूम हुआ तो आकर के मिले हैं और अपनी बात रखें। जो तर्क दिया जाता है कि समाज में डिवीजन हो जाएगा, समाज में बिल्कुल डिवीजन नहीं होगा, समाज एकजुट है, ये जान लीजिए। और आज आप अगर गौर करिएगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 10 पार्टियां, पक्ष विपक्ष और दोनों से अलग, सब लोग मिले हैं। और आपको मालूम है आज मिलने वालों में कौन है? सभी तरह के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, अपर कास्ट भी थे, बैकवर्ड भी, ईबीसी भी, अति पिछड़े वर्ग के लोग भी, शेड्यूल कास्ट के भी लोग, सारे लोग आए हैं। 10 लोगों का आप कभी नाम देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सभी तरह के लोग हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हम लोगों का इस मामले में विचार है वो एक सर्वसम्मत विचार है और हर जाति,
और हर धर्म के लोग इसके पक्ष में थे। बिल्कुल ये थे जो बिहार के मुख्यमंत्री, जिनका बहुत साफ कहना था कि ये पहली बार होगा कि ऐसा डेलीगेशन जहां न केवल तमाम कास्ट बल्कि तमाम माइनॉरिटी रीजन्स के लोग भी शामिल हुए हैं, और उम्मीद है कि सरकार इनके प्रस्ताव पर विचार करेगी। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। पर कुछ तो होगा कि जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, वो साथ आ गए पीएम से मिलने के लिए। क्या है जातीय जनगणना में ऐसा? क्या है जाति की संख्या पता चल जाएगी तो उससे, या किसकी जनसंख्या कितनी है जाति के हिसाब से? एक बार उस पर आऊं, उससे पहले जरा तेजस्वी यादव को भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तेजस्वी सर, आज आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बिहार में पक्ष विपक्ष सब एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मीटिंग में आप प्रधानमंत्री का जो राय है जातीय जनगणना को लेकर के, जो केंद्र की राय है, उसको बदलने में आप लोग सक्षम हुए आज? आप एक बात देखिएगा, जब नीट का मामला आया था तो केंद्र सरकार को फैसला लेना पड़ा। जब SC/ST कानून की बात थी तभी केंद्र सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा, और निर्णय तो अच्छा है कि अच्छा है, जो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में वो तो होना ही चाहिए, और गैर संवैधानिक काम भी नहीं होना चाहिए। तो अभी जो कानून जो बना है, राज्यों को अनुमति दी गई है, OBC को जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं, राज्य की सरकार किसी भी जाति को OBC में डाल सकते हैं, लेकिन बेस क्या होगा? जब तक आपके पास साइंटिफिक आंकड़े नहीं होंगे। आज के दिन में कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है, पेड़ पौधों की होती है, तो गिनती जो है इंसानों की भी होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी, यही तो बात उठाया जा रहा है कि आप पेड़ पौधों की, जानवरों की तुलना आप सेंसस से, जातीय जनगणना से कैसे कर सकते हैं? पेड़ पौधे, जानवर, और क्या इंसानों में फर्क नहीं है जो आप बार बार तुलना कर रहे हैं? सुबह भी आपने तुलना की, अभी भी आपने कहा। अब हम बताएं, इंसानों की गिनती होती है धर्म के आधार पर, क्यों हो रही है? रिलीजन का होता है ना। आपको कैसे पता चला कि मुसलमान और सिख लोग जो हैं ये माइनॉरिटी हैं और मेजॉरिटी है? तो डेटा तो होना चाहिए ना, आपको पता चलेगा ना कौन है गरीब, कौन अमीर है, किसके लिए सरकार को काम करना चल रहा है चाहिए। तो आपके लिए तो रियल पिक्चर होना चाहिए, एंड विदाउट एनी डेटा आप काम कैसे कीजिएगा? लेकिन जब आप बात पिछड़ों की कर रहे हैं, जब आप बात SC/ST कर रहे हैं, तो आप बात जानवरों की क्यों कर रहे हैं? उनसे क्यों कंपैरिजन करें? क्या इंसान और जानवरों में की बात कर रहे हैं कि इंसान भी महत्वपूर्ण है, जाति भी महत्वपूर्ण है। जाति तो चलिए है, जातियाँ आपको तो मंडल कमीशन के बाद पता चला कि हजारों देश में जातियाँ हैं, लेकिन उससे पहले क्या पता था? पता तो चला आपके देश की क्या स्थिति है। होता है ना कि आपके पड़ोसी कैसे हैं, आप जानकारी रखोगे। आपके घर में कौन रहता है, किन प्रकार की समस्या से आपके परिवार के लोग झेलते हैं, तकलीफ में हैं, तो आप जानिएगा ना। तो विदाउट एनी डेटा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर डेटा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन कितनी तकलीफ में। ये कमाल की बात है। डेटा नहीं होगा, अगर आपको पता नहीं चलेगा कि फलानी जाति के इतने लोग हैं तो उनकी तकलीफ पता नहीं चलेगी। कहानी कुछ और है, खेल कुछ और है, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों के फैसले जाने होंगे। क्या देखिए, इस देश में हर चीज जो है ना वो घूम फिर के एक आदमी के नाम के आसपास घूमने लगती है, और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। इन्हीं के आसपास घूमने लगती है। अब आपको दिखाता हूं कि पहले इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पिछले कुछ सालों में फैसले लिए OBCs के लिए, दलितों के लिए, वो आपको समझना होगा। पहला फैसला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिलाया गया। इससे हुआ क्या आपको यह भी बताता हूं। आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, इसको संवैधानिक दर्जा मिलने से इसकी शक्तियां बढ़ गई, तो पिछड़ा वर्ग के लिए यह आयोग बेहतर काम करने लगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दूसरा फैसला, रोहिणी कमीशन का गठन किया। एक शो में मैंने आपको और भी बताया था कि रोहिणी कमीशन का गठन जो है वो सरकार ने किया, और इसमें OBCs के अंदर जो अलग अलग जातियां हैं उनको कितना फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बनी। और वो रिपोर्ट कहती है कि अगर 6000 जातियां हैं तो उसमें से चुनिंदा जातियों को OBCs में फायदा मिल रहा है, बाकी सब के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये एक काम किया उन्होंने। तीसरा उन्होंने काम किया कि मेडिकल छात्रों के लिए उन्होंने ऑल इंडिया कोटे में 27% का OBC आरक्षण किया।
अब ये कुछ फैसले हैं जो आपको बताएंगे कि क्यों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आने पर मजबूर हो गए। और ये 1986 से लागू नहीं हो पाया था, 1986 से ये काम नहीं हो पा रहा था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया, केंद्रीय संस्थानों में लागू हुआ लेकिन राज्यों में लागू नहीं हुआ, और अब जाके ये राज्यों में लागू हुआ। चौथा फैसला जो इन्होंने किया, चौथा जिसके बारे में बता रहा था, जो अभी आपको संसद में देखने को मिला था, कि ओबीसी पर 127वां संशोधन जो है वो संसद में पास कराया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब राज्य अपने हिसाब से ओबीसी जातियों की लिस्ट बनाने का अधिकार अपने पास रख सकते हैं। यह संविधान संशोधन था। तो ये कुछ फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद किए। अब उसके बाद इससे देखिए, इससे क्या हुआ, अभी आंकड़े पर आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों के राजनीतिक हिसाब से आप देखिएगा तो जो विपक्ष है या जो इनके ऑपोजिशन में है, उनको ये लगता है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी कर देंगे तो फिर ये तो पूरा ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है वो उधर चली जाएगी, और वो हो भी रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इस बीच में क्या हुआ आपको एक चीज और दिखाता हूं कि अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, कैबिनेट एक्सपेंशन नरेंद्र मोदी का हुआ, कैबिनेट विस्तार जो नरेंद्र मोदी सरकार हुआ जुलाई में। अब इस कैबिनेट विस्तार में 27 मंत्री ओबीसी थे जो कि इसमें शामिल किए गए, और इनमें से 27 में से 19 जो हैं वो अति पिछड़े थे। अब आप सोचिए कि जब आप इस तरीके का प्रतिनिधित्व देंगे तो फिर लोग आपकी ही बात करेंगे। यह कहा गया कि अब की बार ओबीसी सरकार लगने लगा है, इतने ओबीसी मंत्रियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में जगह दे दी। अब की बार इसको, इस बार का नारा जो है वो लोगों को लगने लगा कि अब की बार, अब मोदी सरकार नहीं, ओबीसी सरकार, जिस तरीके का प्रतिनिधित्व था, यह नारा हो जाएगा, ये लोगों को लगने लगा। अब यहीं से सारा काम जो है वो गड़बड़ाने लगा। इनको टेंशन होने लगी कि सब नरेंद्र मोदी के पीछे चले जाएंगे तो बचेगा कौन। मोदी की ओबीसी वाली आक्रामक राजनीति इनको लगने लगी कि ये है। विपक्ष का डर गया, बीजेपी उनकी राजनीति ना हड़प ले, कांग्रेस की तरह का हाल ना हो जाए। खासकर हिंदी पट्टी के जो क्षेत्रीय दल हैं वो घबरा गए, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो हैं वो ओबीसी वोट पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। और कैसे ये हुआ आपको दिखाता हूं। ओबीसी का वोट शेयर आपको देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव का पहले आपको दिखाता हूं, लोकसभा, और ये आपको ओबीसी का वोट शेयर दिखा रहा हूं। इस देश में ओबीसी वोट शेयर, अब आप इसको जरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के आ गए थे। सबसे पहले कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस ने 1996 25% वोट इनको ओबीसी का मिलता था। 2019 आते आते इनकी हालत यह हुई कि यह घटकर 15% रह गया। ओबीसी का मोहभंग हो गया कांग्रेस से। और अब आपको बीजेपी का आंकड़ा दिखाता हूं। बीजेपी के लिए अगर आप देखिएगा तो 1996 में 19% वोट जो है ओबीसी का वो बीजेपी के पास जाता था, और 2019 आते आते नरेंद्र मोदी के राज में ये बढ़कर 44% हो गया। अब अगर इसको आप देखिएगा तो करीब करीब ये 25% का गेन है, प्लस 25%। और इसमें अगर आपको क्षेत्रीय दल दिखाऊं, क्योंकि जो क्षेत्र नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, इन लोगों का हाल आपको दिखाता हूं। 1996 में जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, इनका ओबीसी वोट शेयर कितना था? 49% ओबीसी वोट शेयर था क्षेत्रीय दलों का। और ये 2019 आते आते कितना हो गया? मात्र 27%। अब ये 27% भी ना चला जाए, ये इनको टेंशन हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का 25% 15% हो गया, इनका 49% 27% हो गया, और नरेंद्र मोदी के राज में ये 19% बढ़कर 44% हो गया। इनको लग रहा है क्षेत्रीय दल को कि हम कहीं कांग्रेस ना हो जाएं और हमारी हालत 15% हुई तो हम तो सब खत्म है भाई, फिर तो हमको कोई पूछेगा नहीं। कहां लालू यादव जो है वो किंग मेकर होते थे, कौन किंग कौन मेकर। अब आपको दिखाता हूं कि बिहार के हिसाब से इसको समझिए। अभी आपको देश के हिसाब से समझा रहा था, पहले आपको यूपी समझाता हूं। यूपी में ओबीसी वोट शेयर क्या है? 2016 का यूपी का चुनाव जो था उसमें बीजेपी को 2017 है, ये गलती से 16 लिख दिया, इतनी माफी तो आप दे ही सकते हैं, इसको 2017 पढ़िए। 2017 में बीजेपी को 47% ओबीसी वोट गया था,
और समाजवादी पार्टी को 29% और बीएसपी को 9%। अब समाजवादी पार्टी जो है वो इसी से परेशान है, जबकि वो बड़ी पार्टी होती थी, जितना ओबीसी का वोट है वो इधर से जाता था, तो उनको क्या होता था कि यादव प्लस मुसलमान वोट और ओबीसी वोट मिलना ही है, तो उधर अपना वो खेल कर रहे थे। लेकिन यहां सब बीजेपी के पास चला गया। नॉन जाटव जो थे वो सारे वोट बीजेपी के पास चले गए। बिहार का आपको दिखाता हूं। बिहार में 2020 में जब चुनाव हुआ, बीजेपी को 19%, जेडीयू को 15% और आरजेडी को 29%। और इसीलिए यहां पर बिहार में ये लोग एक्टिव हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये 29% और 15% इसको बढ़ाना है और यहां पर थोड़ा 19% कम है, इसको और नीचे लेकर आना है, तो यही एक जगह हो सकती है। आरजेडी को भी पता है ना कि भाई सिर्फ MY कॉम्बिनेशन से काम नहीं चल रहा, हमको ओबीसी का वोट चाहिए ही चाहिए, सारी जातियों का चाहिए। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूं। जब बिहार की बात कर रहा हूं, अब समझ रहे हैं तो पूरा समीकरण समझिए। यहां पर बिहार में ओबीसी वोट जो है वो बहुत प्रभावशाली है, और यादव जो हैं ओबीसी के अंदर वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, आप कह सकते हैं। अगर आप यूपी बिहार की बात कीजिएगा, दोनों जगह इनका प्रभाव तो है। यूपी में आपको दिखाता हूं, 2017 में बीजेपी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10% और समाजवादी पार्टी को 68% यादवों का वोट मिला। 68%। बावजूद इसके बीजेपी ने ताबड़तोड़ वहां पर सीटें हासिल की और जीत दर्ज की, क्योंकि जो नॉन यादव ओबीसी है, नॉन यादव, वहां खेल हो गया नॉन यादव ओबीसी में, और वो सीधा चला गया बीजेपी के पास। वो अभी आपको आंकड़ा दूंगा। बिहार का आपको आंकड़ा दिखाता हूं। बिहार के लिहाज से अगर आप देखिए कि बिहार में क्या हुआ, वहां पर यादवों का आपको हाल दिखा रहा हूं, यादव वोट किसके पास गया। बिहार में बीजेपी को कितना यादव वोट मिला? मात्र 3%। और आरजेडी को कितना मिला? 55%। अब आप सोचिए कि जितने नॉन यादव ओबीसी हैं वो कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के पास गए होंगे, कि बीजेपी का जब आप टोटल ओबीसी का वोट काउंट देखते हैं नेशनल लेवल पर तो वो बढ़ जाता है। और बीजेपी के पास बड़ा स्पेस भी है। बीजेपी का चुनावी फॉर्मूला क्या है? बीजेपी का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा, बीजेपी का फॉर्मूला कि बीजेपी अभी क्या कर रही है, और यही फॉर्मूला उसका जो है वो चला भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी सीटें बढ़ी। बीजेपी ने क्या किया, जो अपर कास्ट है, जो उसका पारंपरिक वोट बैंक है, उसको तो वो साथ लेकर चल ही रहे हैं, प्लस जो नॉन यादव ओबीसी है, नॉन यादव ओबीसी जो भी अभी आपको समझा रहा था, उनको उन्होंने समेट लिया, प्लस हिंदुत्व, इसको उन्होंने समेटा। और नरेंद्र मोदी के लिहाज से आप देखिएगा, जो नॉन यादव ओबीसी है वो ऐसे नहीं आए, उनको उन्होंने काम करके दिया है। उनके लिए घर बनाना, उनको बाकी चीजें, उनकी सुविधाएं देना, वो सब करके उन्होंने हासिल किया। अच्छा, इसे आप कल्याण सिंह फॉर्मूला भी कह सकते हैं। बीजेपी यूपी में पहली बार सत्ता में आई थी, इसी फॉर्मूले से आई थी, और 2014 में से प्रभावी तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ। और नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते तो उन्होंने उसको आगे भी रखा। अब सभी क्षेत्रीय दलों को टेंशन क्यों है? लोकसभा चुनाव में इनका वोट शेयर आपको दिखाता हूं। ये राज्यों के लिहाज से आपने देखा, अब लोकसभा के लिहाज से देखिए। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर देखिए। 2004 में 39%, 2009 में 37% ओबीसी का वोट मिला। टोटल वोट शेयर कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 2014 में 39% वोट मिला और 2019 में घटकर 26% हो गया। तो 2004 से लेकर 2019 में करीब 13% का वोट शेयर का नुकसान है। तो क्षेत्रीय दल जो हैं, उनको चूंकि ओबीसी का ही वोट मिलता था ज्यादा तौर पर, तो उनको वहां सेंध क्या लगी, उनका पूरा टोटल वोट शेयर भी गिर गया। ऐसे ही चला तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए ये परेशान है। तो परेशान है तो हाथ पकड़ कर आ रहे हैं कि हमको गिनवा दीजिए कितने जाति के कितने लोग हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि पता चल गया कि इतने लोग हैं तो उनके लिए कुछ कह पाएंगे कि तुमको और हम आरक्षण दे देंगे, तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे। कुछ वादा करने के लिए पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका हिस्ट्री क्या है? कास्ट सेंसस का इतिहास आपको बताता हूं। 18 से 1931 के बीच जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन तब अंग्रेज थे यहां पर। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। फिर आजादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई, और हर 10 साल में चूंकि ये होता है तो 1951 में हुआ। उसके बाद
1951 वाले में SC ST की भी गिनती की गई और ये हर बार होती है। फिर ये बढ़ते बढ़ते 1989 में, जो अभी तेजस्वी यादव बोल रहे थे, मंडल कमीशन से OBC आरक्षण की शुरुआत हुई और ये इसका आधार जो था वो 1931 की जनगणना को रखा गया, क्योंकि तभी के हिसाब से, जाति के हिसाब से किया गया था। 2011 में फिर जातिगत जनगणना हुई जब UPA की सरकार थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। और क्यों आंकड़े जारी नहीं किए गए? क्योंकि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, इस बात का डर रहता है। भाई आपको पता है कि इतनी जातियां हैं, जिसका बढ़ा हुआ है वोट उसको आप ज्यादा संरक्षण देंगे, जिसका घट गया है उसको आप फायदा नहीं देंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति, जाति विद्वेष बढ़ने का खतरा रहता है, ये सब सारी स्थितियां रहती हैं। और इसमें एक चीज और रहती है, फिर आरक्षण की नए सिरे से मांग हो सकती है। तो इस तरीके के तनाव रहते, इसलिए वो तब हुआ 2011 में कि इसको बताइए मत कितना आपको भाई सरकार के लिए चाहिए, आप अपना डेटा रखिए, किसका कितना फायदा करना है वो आप अंदर अंदर करते रहिए। अच्छा, इन लोगों को मिलेगा क्या? जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो इतना उनका अंदर से ज्वार भाटा उभर रहा है, अपना वोट बैंक बचाने के लिए जोर लगाएंगे। इनका अपना अस्तित्व उस पर टिका है। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, अब उसको काटना है, तो यही एक रास्ता इनको दिखता है। तो ये बहुत जरूरी है इनके लिए। जाति की गिनती करके आपका कोई फायदा नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो चश्मा मैं आपको दिखा रहा था, इस चश्मे के पार भी इन्हीं को दिखता है, इस चश्मे के अंदर भी इनकी ही आंखें चमचमाती हैं। कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी और पलायन, जिस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथ पकड़कर बिहार में आने वाली बाढ़ पर मिलने आएंगे, बिहार में पलायन पर बात करने के लिए आएंगे, जिस दिन कोरोना पर बात करने के लिए हाथ पकड़कर आएंगे, मैं वादा करता हूं कि इसी क्लास में उनकी तारीफ वाली क्लास भी लगाऊंगा। लेकिन देश को जाति के नाम पर बांटने के लिए आइएगा और कहिएगा कि क्लास में आपकी तारीफ हो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार मॉरल साइंस की क्लास लगाऊंगा और उसमें एक किसान भाई ईमानदारी का चैप्टर खोलेंगे और आपके इस देश के बड़े बड़े लोग जो कि पैसा मार के बैठे हैं, उनको कुछ सिखाएंगे। जल्द लौट रहा हूं।